हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में सीखेंगे, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जानेंगे, एंड एटॉमिसिटी एक नया वर्ड है, हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स इन जनरल एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि एक से ज़्यादा एटम से बना हुआ होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं जो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं, एंड उनको केमिकली कंबाइंड रखने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको जोड़ करके रखते हैं। मॉलिक्यूल्स किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, दे कुड बी अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और दे कुड बी अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है। और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, वन बाय वन। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। टू और मोर एटम्स। ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होते हैं, उसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड है या केमिकली बॉन्डेड है। ठीक है। सो एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज chemically bonded with each other. ओके। इसके बाद ये जो मॉलिक्यूल होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है किसी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और smallest particle of a compound। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इसमें है दैट इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो अकेले रह सकता है, इट कैन एग्जिस्ट अलोन। ओके। और जिस सब्सटेंस का वो मॉलिक्यूल है वो उस सब्सटेंस के सारे प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। जो भी चाहे वो वाटर का मॉलिक्यूल है तो वो वाटर के सारे प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ मॉलिक्यूल के बारे में सीखा है कि मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए होते हैं? एटम्स के बने हुए होते हैं। और कितने एटम से बने हुए हो सकते हैं? दो एटम से बने हुए हो सकते हैं। मिनिमम दो एटम्स होना चाहिए उसमें, या दो से ज़्यादा एटम्स के होने चाहिए। दो से ज़्यादा एटम्स या दो एटम्स मिनिमम होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये पहला चीज़ हम लोगों ने जाना कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब ये जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, ये एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से केमिकली जुड़े हुए होते हैं, है ना। एक दूसरे से केमिकली वो एक दूसरे से जॉइंड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और उनके बीच एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है जो उनको एक जगह पर अटैच करके पकड़ कर रखता है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट का के लिए या फिर किसी भी कंपाउंड के लिए। सो दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड के ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, एंड दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। उसको फिर और किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी और के साथ उसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, मतलब अगर वो एक मॉलिक्यूल है तो वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट टेकिंग एनीबडी एल्सेस हेल्प। ठीक है। और मॉलिक्यूल में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ से मैच करती हैं जिसका ये मॉलिक्यूल है। अगर
आयरन का मान लो आयरन एक एलिमेंट है और वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ एंड इट फॉर्म्स FeO, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड एक तरीके का कंपाउंड हो गया। तो उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा FeO, वो सारे प्रॉपर्टी शो करेगा जो FeO में होना चाहिए। ठीक है, तो सब्सटेंस का या कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वही उसके मॉलिक्यूल का भी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, सो मॉलिक्यूल को हम समझ सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के ये बने हुए होते हैं, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड के, एंड दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल। अब हमें जानना है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के टाइप्स कितने होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल बने होते हैं 2 और मोर एटम्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होना चाहिए मॉलिक्यूल में, तभी मॉलिक्यूल कहलाएगा। अदरवाइज आप उसको फिर मोनो एटोमिक कह सकते हैं। ठीक है, 1 से ज़्यादा एटम्स उसमें होने चाहिए। 2 या मोर लिखने से बेटर है, मुझे यहाँ लिखना चाहिए 1 और मोर एटम्स, 1 या मोर एटम्स उसमें होना चाहिए, तब मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद ये मॉलिक्यूल 2 तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। ये आपके बुक में नहीं है, दिस इज़ नॉट गिवन इन योर बुक। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है, दिस इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, आपके समझने के लिए। सो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। ये जो वर्ड है होमो, इसका मतलब होता है सेम, एंड एटॉमिक मतलब मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। एटॉमिक जो वर्ड है वो एटम से आता है। ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, विच इज़ नॉट सेम। ओके, एंड एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स। तो आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों का मतलब क्या है। जैसे मॉलिक्यूल बोला हम लोगों ने, तो मॉलिक्यूल में 1 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे तभी वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। और होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, ये 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और हेट्रो एटॉमिक मतलब डिफरेंट एटम्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, सो सेम एटम्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, मतलब यही निकलता है होमो एटॉमिक का, मतलब ऐसा एक मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरीके के एटम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होगा, आपको अब समझ आ ही गया होगा कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कि अलग अलग तरीके के एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। तो अलग अलग एटम्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होता है, इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो कैटेगरी है जिसके अंदर मॉलिक्यूल हम रखेंगे, वो है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल या उसका टाइप, वो होगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट मतलब समझ आ गया होगा कि एक ही एलिमेंट का बात हो रहा है। कंपाउंड मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई विल जस्ट ट्राई एंड गिव यू एग्जाम्पल्स 1 by 1, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है,
तो जैसे एलिमेंट का अगर हम एग्जाम्पल दें, जैसे कि हाइड्रोजन, ओके, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद अगर एग्जाम्पल आपको हम दे दें इसके बाद हीलियम, ठीक है, इसके बाद सपोज ओजोन, ठीक है, तो ये सब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में आ जाएंगे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में अगर हम बात करें तो वी कैन राइट सोडियम क्लोराइड, देन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर चाहें तो और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, कोई भी टाइप का एसिड, कोई भी टाइप का बेस, ये सब आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब किसी भी कंपाउंड का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हम लोग सबका एक एक करके फॉर्मूला लिखेंगे कि उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम H लिखते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लिखना चाहेंगे तो H2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का हम लोग सिंबल O लिखते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखना है तो O2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से ओजोन के लिए हम O3 लिखते हैं, हीलियम के लिए हम He लिखते हैं, ओके। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl लिखेंगे, वाटर के लिए H2O लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 लिखेंगे एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl लिखेंगे, ओके। अभी एक एक करके मतलब समझना है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर H2 लिखा, तो H2 का मतलब है कि उसमें 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के ही उसमें 2 एटम्स हैं, ठीक है। और O2 लिखा है मतलब उसमें 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के ही, तो एक ही तरीके के एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, कोई अलग अलग एलिमेंट के एटम्स नहीं हैं, और वो दोनों एटम्स आपस में जुड़ कर के एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना रहे हैं या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए H2, O2, O3 ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हीलियम के पास तो हम लोगों ने कोई 2 नहीं लिखा है, कोई 3 नहीं लिखा है, हीलियम को He लिखा है, He उसका सिंबल है, मतलब हीलियम अगर हमने He लिख दिया मतलब उसमें एक ही एटम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा है, 1 और मोर एटम्स। 1 और मोर एटम्स मतलब कि ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जिसका जो मॉलिक्यूल होगा उसमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को हम मोनो एटॉमिक कहेंगे। मोनो स्टैंड्स फॉर 1, एक एटम वाला मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक। तो ये जब हम एटॉमिसिटी समझाएंगे दैट विल बी क्लियर। तो हीलियम एक तरीके का नोबल गैस होता है। नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहता है। तो अगर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहेगा तो वो अकेले ही रहना चाहेगा। इट डज़ नॉट वांट टू कंबाइन विथ एनीबडी। ना वो खुद के साथ कंबाइन करके He2 बनाना चाहेगा, ना किसी और के साथ कंबाइन करना चाहेगा। तो अगर वो कंबाइन नहीं करना चाहेगा तो वो अकेले रहना चाहेगा। तो अकेले रहने का मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स में जब एक एटम वाला मॉलिक्यूल आपको मिलता है तो वो जनरली नोबल गैसेस का ही होता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी आप H2, O2, N2, O3, Cl2, F2 जितना भी आप ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये सब ज़्यादातर एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स में आपको दिखेगा कि जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग ने लिए हैं वो सब सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं, सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं। और सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स होने के वजह से उसमें हम कोई दूसरा एलिमेंट का एटम उसमें नहीं देख रहे हैं, इसलिए होमो एटॉमिक हो गया, सेम एटम्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो इसलिए H2 में भी 2 हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, O2 में भी 2 ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, O3 में भी 3 एटम्स हैं लेकिन वो सारे ऑक्सीजन के ही हैं। तो इसलिए ये सब होमो एटॉमिक है या फिर एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन अगर सिंपली हम H लिखते हैं तो H अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसको एक और H के साथ कंबाइन करना पड़ता है और H2 बनाना पड़ता है, तब वो अकेले एग्जिस्ट कर पाता है। बिकॉज वी ऑल नो कि एटम्स जनरली अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एटम्स को आपस में कंबाइन करना पड़ता है, या तो खुद के साथ ही कंबाइन करना पड़ेगा और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करना पड़ेगा और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड आपको दिख रहा होगा, तो सोडियम क्लोराइड में NaCl लिखा हुआ है, तो Na एक अलग एलिमेंट का एटम है और Cl एक अलग एलिमेंट का एटम है, लेकिन दोनों कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, और उस कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज NaCl, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, NaCl मॉलिक्यूल कह रहे हैं, या फिर हम उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से H2O है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, इन सब में आपको अलग अलग एलिमेंट के एटम्स दिखेंगे। हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। तो ये सब आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव अ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा क्लोरीन का एटम है, तो दोनों आपस में कंबाइन करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट पार्टिकल है जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हाइड्रोजन को अकेले एग्जिस्ट करना होता तो वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्लोरीन को अगर अकेले एग्जिस्ट करना होता तो भी वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। सिंगल H या सिंगल Cl अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, या तो उनको H को H के साथ कंबाइन करके H2 बनाना पड़ेगा, Cl को Cl के साथ कंबाइन करके Cl2 बनाना पड़ेगा, या फिर ये दोनों आपस में कंबाइन करके HCl बनाते हैं और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल होता है जिसमें सेम तरीके के एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करके बनाते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स हेट्रो एटॉमिक होते हैं क्योंकि वो अलग अलग एटम्स अपने में कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। एंड आई होप एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो क्लियर, एग्जाम्पल्स भी समझ आ गया होगा। सिमिलर एटम्स या सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल आप मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में लिखेंगे, और अलग अलग एलिमेंट कंबाइन करके जब कंपाउंड बनाते हैं तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा, और उसका एग्जाम्पल भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। एटॉमिसिटी क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। इसका जो डेफिनेशन है वो हम पहले लिख देते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर डेफिनेशन, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, तो कितने एटम्स को जोड़ करके कोई मॉलिक्यूल बनता है वो नंबर ऑफ एटम्स एटॉमिसिटी कहलाता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। हम लोग एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि एटॉमिसिटी कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल को देख के हम एटॉमिसिटी कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूल का नाम, ओके, और यहाँ हम लिखेंगे एटॉमिसिटी, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे नेम और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, नेम और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। मैंने यहाँ 3 कॉलम बना लिया, ठीक है। सो पहला जो मॉलिक्यूल का हम एग्जाम्पल यहाँ लेंगे
दैट विल बी ऑफ हीलियम, जैसा अभी मैंने बताया आपको, हीलियम। तो हीलियम के लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज़ He। He मतलब कि उसमें और कोई दूसरा He नहीं है, सिंगल He है, तो उसके मॉलिक्यूल में भी एक ही एटम है, ओनली वन एटम इज़ प्रेजेंट। तो इसलिए हम एक एटम है तो हम यहाँ एटॉमिसिटी का वैल्यू लिखेंगे 1, और हम ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल को जिसमें एटॉमिसिटी 1 है, जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल, राइट, मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। सो ये मोनो एटोमिक है, मोनो स्टैंड्स फॉर 1, एटॉमिक मतलब एटम से आता है, तो एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल, एक एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। तो ज़्यादातर जितने भी नोबल गैसेज हैं, जितने भी नोबल गैसेज हैं, सो आई जस्ट राइट द नेम्स ऑफ द नोबल गैसेज सो दैट अगर क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। नोबल गैसेस के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, 6 है। 6 में से कम ये 3 याद रखिएगा, क्योंकि ये 10th तक आपके सिलेबस में है। नियॉन, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 नोबल गैसेस का नाम ज़रूर याद रखिएगा। अगर क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन आप भूल भी जाते हैं कोई बात नहीं, 10 तक ये सब नहीं है, 11th में है, लेकिन 10 तक आपको आर्गन तक याद रखना पड़ेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन तक याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है हीलियम हो गया, नियॉन हो गया या आर्गन हो गया, ये सब हमेशा एटॉमिसिटी इसकी 1 ही आएगी, ठीक है। एटॉमिसिटी विल बी ऑलवेज 1 फॉर नोबल गैसेस, ठीक है। क्यों ऐसा? बिकॉज ये इनर्ट है, किसी के साथ कंबाइन नहीं करना चाहते हैं, खुद के साथ भी कंबाइन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो अकेले रहते हैं। इनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम प्रेजेंट होता है, बिकॉज दीज आर इनर्ट इन नेचर। ओके, सो ये सब किसके एग्जाम्पल्स मैंने बताए? ये सब नोबल गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं। एंड नोबल गैसेस का एटॉमिसिटी आपको हमेशा 1 लेकर चलना है, और कभी भी मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप मोनो एटोमिक में इन सब को लिख सकते हैं, ठीक है। मोनो एटोमिक में आराम से ये सारे एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये 3 एग्जाम्पल आप आराम से मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के मॉलिक्यूल में जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन। लेट अस टेक हाइड्रोजन। अभी हम लोगों ने बात किया था हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जनरली H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर एटॉमिसिटी कितना लिखना पड़ेगा? 2। H2 में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसका मतलब एटॉमिसिटी कितना हुआ? 2। तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या लिखेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखेंगे, ठीक है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखेंगे। एंड यहाँ पर डाई का मतलब होता है 2 एंड एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स का बना हुआ, ठीक है। तो 2 एटम्स का बना हुआ मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन के बाद आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार में ही लिख देते हैं या अलग अलग करके लिख देते हैं, तो आई होप आपको समझ आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब डाई एटॉमिक होते हैं। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में रहता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये सब गैसेस के फॉर्मूलाज हैं, और ये सब गैसेस हमेशा 2-2 एटम्स कंबाइन करके रहते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाकर रहते हैं। तो इन सब का जो एटॉमिसिटी होगा
वो सब 2 होगा, क्योंकि इन सब के मॉलिक्यूल में 2-2 एटम्स आपको दिख रहा है। देखो H2 में आपको 2 एटम दिखा, N2 में 2 एटम दिख रहा है, O2 में 2 एटम दिख रहा है, Cl2 में 2 एटम दिख रहा है। तो जहाँ भी 2-2 एटम्स है एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। और हर जगह आपको यहाँ पर किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये डाई एटॉमिक ही लिखना होगा। हर जगह हम क्या लिखेंगे, डाई एटॉमिक लिखेंगे, क्योंकि ये सब डाई एटॉमिक है, सब में 2-2 एटम्स है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डाई एटॉमिक कह रहे हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी होगी वो होगी 3 एटम्स वाली कैटेगरी। तो इसमें हम लिख सकते हैं ओजोन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ओजोन के बारे में, O3। तो O3 में आपको यहाँ 3 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट है। 3 एटम्स वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, एटॉमिक मतलब एटम्स का बना हुआ। तो 3 एटम्स का बना हुआ मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। ओके अब 3 से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, आप चाहें तो उसको टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये सब वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, रोमन न्यूमरल्स का यूज़ कर सकते हैं। बट 3 के बाद जैसे हम ऊपर जाते हैं आप डायरेक्टली पॉली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बता दें इसका मतलब क्या है, यू विल अंडरस्टैंड। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फॉस्फोरस का। ठीक है, तो फॉस्फोरस रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ P4। तो यहाँ आपको 4 दिख रहा है, मतलब कितना हुआ, एटॉमिसिटी 4 हो गया। तो हम यहाँ पर 2 तरीके से आंसर लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ लिखेंगे टेट्रा एटॉमिक, ओके टेट्रा एटॉमिक लिख सकते हैं, या फिर हम इसको पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 नाम हो जाएगा। तो टेट्रा का मतलब होता है 4, एटॉमिक मतलब एटम्स का बना हुआ, मतलब 4 एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल, क्योंकि हमको यहाँ पे एटॉमिसिटी 4 है, 4 फॉस्फोरस के एटम्स है मॉलिक्यूल में, इसलिए हम टेट्रा एटॉमिक भी लिख सकते हैं। 4 एटम्स के बने हुए मॉलिक्यूल उसको वैसे लिख सकते हैं। टेट्रा एटॉमिक मतलब 4 एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल। ठीक है, पॉली एटॉमिक भी लिखा जा सकता है। अगर आपको टेट्रा वर्ड याद नहीं आ रहा है तो आप पॉली एटॉमिक भी लिख सकते हैं। पॉली मतलब होता है मैनी, बहुत, एक से ज़्यादा। ठीक है, मोर देन 1। और एटॉमिक मतलब एटम्स का बना हुआ होता है, मैनी मतलब मोर देन 1। तो एक से ज़्यादा एटम्स हैं यहाँ पर। फॉस्फोरस P4 में आपको यहाँ दिख रहा है एक से ज़्यादा एटम्स हैं, मतलब कि 4 एटम्स हैं। तो 4 एटम्स के लिए आप पॉली एटॉमिक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सल्फ़र का। तो सल्फ़र होता है S8। तो S8 के लिए हम यहाँ पर एटॉमिसिटी 8 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने एटम्स हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो 8 एटम के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिसिटी 8। और यहाँ पर हम फिर से वैसे 2 तरीके से आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, ओके। अदरवाइज हम लिख सकते हैं पॉली एटॉमिक, मतलब जैसा आपको अगर याद नहीं आए ऑक्टा वर्ड तो आप पॉली एटॉमिक भी लिख सकते हैं। तो ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8, नंबर 8। रोमन न्यूमरल्स में ऑक्टा का मतलब 8 होता है, एटॉमिक मतलब एटम्स, 8 एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल। पॉली उसी तरीके से मैनी, और एटॉमिक मतलब होता है एटम, मतलब बहुत सारे एटम्स का बना हुआ मॉलिक्यूल। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली सेम टेबल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। यहाँ बस मुझे समझाना था तो मैंने इसको अलग से बना दिया। तो इस तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको जवाब देना आना चाहिए। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है और आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट डाई एटॉमिक होगा, इनमें से कौन सा एलिमेंट ट्राई एटॉमिक होगा, इनमें से कौन सा एलिमेंट पॉली एटॉमिक होगा, या इनमें से किसकी एटॉमिसिटी 3 है, इसमें से किन की एटॉमिसिटी 2 है, इसमें से किसकी एटॉमिसिटी 8 है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शंस अलग अलग होंगे और उनमें से एक ही करेक्ट होगा और आपको चूज़ करके बताना होगा। ठीक है, तो एटॉमिसिटी से भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू के, तो अकॉर्डिंगली आपको उसको प्रिपेयर करना है। ओके, तो चलो अभी एनसीईआरटी में देखते हैं कि एनसीईआरटी में अलग से और कुछ अगर है तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल के बारे में बताया जा रहा है। दिस पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये वाला पूरा पैराग्राफ जो आपको दिखेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा पैराग्राफ आपको मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो दिस फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, इट इज़ ऑल टेलिंग अबाउट मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको मॉलिक्यूल के टाइप्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर आप देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, पहला आपको जो टॉपिक देखेगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ये आपका फर्स्ट टाइप है, मॉलिक्यूल का फर्स्ट टाइप, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा था। और यही इसका डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आर्गन, हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट। उसी तरीके से O2 एग्जाम्पल दिखेगा, है ना, ओजोन का एग्जाम्पल दिखेगा, ओके। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के। एंड नेक्स्ट लाइन में आपको दिखेगा एटॉमिसिटी का डेफिनेशन, नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। तो एटॉमिसिटी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, एज डेफिनेशन दिया हुआ है। और टेबल 3.3 में आपको यहाँ पर सबकी एटॉमिसिटी दी हुई है, वो वर्ड्स में लिखा गया है। मैंने आपको नंबर भी बताया और उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है वो भी बताया है। तो आर्गन हम लोगों ने डिस्कस किया था, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें इनफैक्ट ओजोन नहीं मेंशन्ड है, मैंने ओजोन भी आपको बताया कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई बिल्कुल वैसा ही आपके टेबल में भी है, तो आपको आई होप टेबल समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में। इसके बारे में भी मैंने अभी बताया था कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बाद मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में हम लोगों ने ये सीखा कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अलग अलग एटम्स आपस में जुड़ते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, विच आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रहा है जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दी हुई है एंड कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर टेबल 3.4 में, ठीक है। 3.4 इस टेबल में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाटर एंड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होता है। और ये जो थर्ड वाला कॉलम है ये रेशियो है कि किस रेशियो में ये आपस में कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म दैट कंपाउंड, इन ऑर्डर टू फॉर्म दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये चीज़ उसके बारे में है। एंड नेक्स्ट जो ये आप देख रहे हैं एक्टिविटी 3.2, ये आपको एक तरीके से रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो एक्टिविटी पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है। तो रेफर टू टेबल 3.4 फॉर रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स and table 3.2 for atomic masses of elements and find out the ratio of number of atoms of elements in the molecule of compounds given in table 3.4. The ratio of the ratio by number of atoms for water molecule can be found as follows. क्या मतलब है, इस टेबल में क्या दिया हुआ है, एलिमेंट के नाम लिखे हुए हैं। हम लोग ये चीज़ पहले वाटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ डन फॉर H2O। ये जो आपको टेबल दिया हुआ है ये वाटर के लिए दिया हुआ है। तो वाटर में जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में लिखा है। रेशियो बाय मास हम लोगों ने 1:8 लिया है। 1:8 हम लोग को पहले से भी पता है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में होता है बाय मास, ओके। और वही चीज़ आपको टेबल 3.4 में यहाँ पे बताई जा रही है। इस जगह में भी बताया हुआ है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टेबल का यूज़ करने के लिए बोला गया है। टेबल 3.4 एंड 3.2 टेबल का भी यूज़ करने के लिए बोला गया है, ठीक है।
तो टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग को समझ में आया कि रेशियो बाय मास 1:8 होगा। एटॉमिक मासेस हम लोगों ने ये कहाँ से लिया है, ये 3.2 से लिया है। जो एटॉमिक मासेस मैंने आपको पिछले क्लास में याद करने के लिए बोला था, वहाँ से ये एटॉमिक मास लिया गया है और इसका यूनिट क्या है, यू। यूनिफाइड मास में ये लिया गया है 1 and 16। हाइड्रोजन का 1 यू लिया गया है और ऑक्सीजन का 16 लिया गया है। अब मास रेशियो जिसको हम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मास रेशियो बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो रेशियो को हम लोगों ने मास से डिवाइड किया, मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला यहाँ नंबर है 1, तो 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर यहाँ पर 8 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो अब 1 और 1/2 को हमको क्या करना है, होल नंबर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू, इट्स वेरी इजी। ये वाला कॉलम हम फिर से बना रहे हैं और ये वाला कॉलम भी फिर से बनाएंगे। तो ये वाला जो मास रेशियो बाय एटॉमिक मास का कॉलम है, 1/1 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और सेकेंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 8/16 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, उल्टा पुल्टा कैसे हो गया ये समझते हैं। अब यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हमको क्या करना है, होल नंबर में चेंज करना है। हाफ लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाले नंबर को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के एलसीएम से हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम मतलब यहाँ पर 1/1 कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। यहाँ पर 8/16 किया तो क्या मिला, 1/2 मिला। तो 1 लिखने का मतलब क्या है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 और 1/2 का अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 1 और 2 का अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। उसी एलसीएम से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया है, दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 1 × 2 2 मिल जाएगा और यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल होगा और आपको क्या मिलेगा, 1। तो उस तरीके से फर्स्ट जगह पे आपको यहाँ 2 दिखता है और सेकंड वाले प्लेस पे आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो और इस 2 और 1 को लाने का क्या मकसद है, हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 2 मिला और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्या मिला, 1 मिला। तो हाइड्रोजन के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 और ऑक्सीजन के जगह पे हम लिखेंगे 1। तो H2O1 लिखेंगे, लेकिन O1 लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसे आप मैथ्स में 1x लिखना प्रेफर नहीं करते हैं, 1x लिखें या ना लिखें मतलब एक ही होता है, x लिखें या 1x लिखें मतलब एक ही होता है। इसीलिए O1 लिखना वैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम O को क्या कर O1 को हम इग्नोर कर सकते हैं और फाइनली मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, H2O आएगा। तो इस तरीके से वाटर का फॉर्मूला आ गया है ना, H2O। तो इस तरीके से आप बाकी के भी एलिमेंट्स के साथ, बाकी के कंपाउंड के साथ ये चीज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कर सकते हैं, सेम चीज़ आप अमोनिया के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम तरीके का टेबल आप बाकी के एलिमेंट्स के लिए भी बना सकते हैं। तो इस एक्टिविटी का हम लोग को बताने का यही एक एम है, यही एक मकसद है कि इस टेबल से हम सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट कर पा रहे हैं, एटम्स के नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट कर पा रहे हैं और उससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मास का रेशियो था, हमारे पास एटॉमिक मास था, दोनों को हम लोगों ने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद एक सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट किया और उस सिंपलेस्ट रेशियो से हम वाटर का फॉर्मूला फाइंड आउट कर पा रहे हैं। पहले से तो हम जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, लेकिन इस टेबल के मदद से हम लोगों ने H2O कैसे फाइंड आउट किया, आई होप वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सेम चीज़ आप CO2 के लिए भी कर सकते हैं, अमोनिया के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास में आपको समझ आ गया होगा अबाउट मॉलिक्यूल, अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ये जो सिंपलेस्ट रेशियो मैंने समझाया ये भी आपको समझ आ गया होगा। एंड एटॉमिसिटी आज के क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जैसे कि MCQ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो एटॉमिसिटी ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स अलग अलग रेफरेंस बुक से पढ़ने का कोशिश करिए ताकि कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको एटॉमिसिटी बताना आना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अबाउट आयंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस एंड फार्मूला राइटिंग। ठीक है, आयन समझ लेने के बाद ही हम लोग फार्मूला राइटिंग सीख सकते हैं। ऐसे मेरे चैनल में ऑलरेडी फार्मूला राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है जो मैंने क्लास 10 के लिए बनाई थी, लेकिन क्लास 10 का वो एक रिवीजन था जो कि उनको क्लास 9 में ही सीखना चाहिए था। तो आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप चाहें तो उस फार्मूला राइटिंग वाले वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज सेम चीज़ हम समझाने वाले हैं, फिर से क्लास 9 के लिए भी वही चीज़ समझाएंगे, और जो क्लास 10 में मैंने रिवीजन वीडियो बनाया था वो सेम टॉपिक था जो क्लास 9 में पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इफ़ यू वांट यू कैन गो देयर एंड वॉच इट अगेन। आप चाहें तो उसको दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आपको पहले से एक आइडिया रहे कि आपको क्या पढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयंस शुरू करेंगे एंड फार्मूला राइटिंग बताएंगे कि कैसे आप फार्मूलाज लिख सकते हैं। ओके, so we'll be meeting in the next class. Thank you everyone for attending today's class. Okay, thank you.